Hello everyone, a very warm welcome to all of you. In this lecture series, I will be discussing about receptors and intracellular signaling related to cell biology, clinical cytology and pharmaceutical sciences. So, इस वीडियो में मैं बात करूँगा बेसिक्स और फंडामेंटल साइंस जो भी हैं सिग्नलिंग की. So, I will start with receptors first. So, what are the receptors? Receptors क्या होते हैं? सबसे पहले रिसेप्टर्स की बात करते हैं. रिसेप्टर माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं. तो सब इसके पहले हम सिग्नलिंग स्टार्ट करें. पहले सिग्नलिंग को हमको एक समझना पड़ेगा, सिग्नलिंग वर्क कैसे करती है. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे किसी भी सिस्टम में, चाहे फिजिकल सिस्टम हो या बायोलॉजिकल सिस्टम हो, सिग्नलिंग बहुत डोमिनेंटली प्रेजेंट होती है. लाइक वी वॉच टीवी. सो टीवी में क्या होता है, एक जहाँ पर एक सर्वर कहीं पे होता है जहाँ से टेलीकास्ट किया जाता है कोई प्रोग्राम. फिर वो सिग्नल भेजते हैं सैटेलाइट को, और सैटेलाइट से फिर हमारे जो एंटीना में रिसीवर होता है वहाँ पर आता है, और फिर उसके बाद हमारे टीवी पर हमको विजुअल्स दिखते हैं. सो जो एंटीना होता है और जो रिसीवर होता है, दीज आर द रिसीवर और रिसेप्टर, एंड द सैटेलाइट विच इज ट्रांसड्यूसर, जो सिग्नल को ट्रांसड्यूस करता है, जो सिग्नल को आगे प्रोपेगेट करता है, एंड द टेलीकास्ट सर्वर, जहाँ से वो टीवी सीरियल या कुछ भी जो टेलीकास्ट किया जाता है वो हमारा जनरेटर ऑफ सिग्नल होता है. वहाँ से सिग्नल जनरेट होता है, और ये सिग्नल किस फॉर्म में होता है? ये सिग्नल बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होता है. सिमिलरली रेडियो वेव्स होती हैं, वो रेडियो वेव्स थोड़ा लो फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं, हाई वेवलेंथ की, उनमें भी सिग्नलिंग होती है. सो वो भी एक तरह से वो ऑडियो फॉर्मेट में सिग्नलिंग करती हैं. तो यहाँ पर हम देखते हैं डिफरेंट तरह की सिग्नलिंग पाई जाती है फिजिकल इन्वायरमेंट में हमारे, जो हम लोग इतने टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं उसमें. नाउ सिमिलर काइंड ऑफ सिग्नलिंग इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर बॉडी. सो बायोलॉजिकल सिस्टम में सिग्नलिंग किस तरह से होती है? यहाँ पे सबसे पहले हमको कोई बेसिकली स्टिमुलस या कोई सिग्नल हमको मिलता है. वो सिग्नल किस फॉर्म में हो सकता है? वो सिग्नल या तो किसी लिगेंड के फॉर्म में होता है, मतलब कोई मॉलिक्यूल है, कोई केमिकल है उस फॉर्म में, और इट कैन बी एनी स्टिमुलस लाइक फोटो रिसेप्टर, फोटो में लाइट. सो अब यहाँ पर सबसे पहले मेन चीज़ आती है सिग्नल की, जो हो गई कि सिग्नल किसी फॉर्म में हो सकता है. इट कैन बी एनी मॉलिक्यूल, एनी केमिकल, एनी गैस, एनी ड्रग, एनी हार्मोन, एनीथिंग. सो एंड इट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट, ये भी सिग्नल होते हैं. और सिग्नल, जब सबसे पहले सिग्नल मॉलिक्यूल आता है और वो रिसेप्टर पे बाइंड करता है, रिसेप्टर पर बाइंड करेगा, रिसेप्टर पर बाइंड करने से वो एक जनरेट करता है, रिसेप्टर करने के बाद वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स जनरेट करता है. सेकेंड रिस्पॉन्स जनरेट करता है इन सेल के अंदर, उसे हम आगे प्रोपेगेट होता है, और फर्दर सेल एक रिस्पॉन्स अगेंस्ट दैट सिग्नल जनरेट करती है. अब हम फिर स्टार्टिंग से फिर से बात कर रहे हैं रिसेप्टर्स और सिग्नलिंग की. तो बायोलॉजिकल सिस्टम में जो रिसेप्टर होते हैं वो दो तरह के पाए जाते हैं, बट बिफोर दैट वी विल टॉक अबाउट लिगेंड्स. लिगेंड्स आर द मॉलिक्यूल्स विच बाइंड टू रिसेप्टर मॉलिक्यूल. तो लिगेंड कितने तरह के होते हैं हमारे सिस्टम पाए जाते हैं? दे कैन बी हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ड्रग्स, टॉक्सिन एंड अदर केमिकल मॉलिक्यूल्स. हार्मोन बेसिकली कई तरह के हार्मोन जो हमारी बॉडी में निकलते हैं, ये एक तरह का सिग्नल होते हैं जो फर्दर सेल को कुछ और मैसेज कर, किसी और बायोलॉजिकल फंक्शन करने के लिए कोई सिग्नल देते हैं. तो ये सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं लाइक हार्मोन. न्यूरोट्रांसमीटर, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जितने भी तरह का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, और वो जो नर्व इम्पल्स होती है उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको प्रोपेगेट कराते हैं, और एक एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करवाते हैं. ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं. ड्रग्स, कई तरह के हम लोग ड्रग्स लेते हैं. सीडेटिव्स होते हैं, कुछ एनेस्थेटिक ड्रग्स होती हैं, कुछ बारबिचुरेट्स होते हैं. ये सारे ड्रग्स वे एक तरह की सिग्नलिंग जनरेट करते हैं, और उससे फर्दर सेल में अपना रिस्पॉन्स दिखाते हैं. टॉक्सिन, कई सारे टॉक्सिन होते हैं, और अदर केमिकल मॉलिक्यूल्स जो हमको जो एक्ट एज ए लिगेंड एक्ट करते हैं, और कोई फर्दर सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं. अब रिसेप्टर की बात करें तो रिसेप्टर माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं. बेसिकली ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिन पे ये लिगेंड बाइंड करता है, और फर्दर कोई बायोलॉजिकल एक्शन और इफेक्ट जनरेट होता है.
इफेक्ट जनरेट नहीं हो रहा है तो फिर ये रिसेप्टर नहीं हो सकता। अगर बायोलॉजिकल एक्शन जनरेट नहीं होगा तो उसे हम रिसेप्टर नहीं कहेंगे। रिसेप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि रिसेप्टर हमेशा एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स पे रिजल्ट करेगा। इफ़ देयर इज़ नो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स रिसेप्टर। सो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात होती है कि कुछ प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं, उनमें लाइगेंड बाइंड करता है लेकिन कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं होता है, कोई बायोलॉजिकल इफेक्ट नहीं आता है, तो वो रिसेप्टर नहीं होती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स आर नॉट रिसेप्टर्स। तो अब हमने लिगेंड की बात कर ली। लिगेंड कई तरह के होते हैं, हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर, ड्रग्स, टॉक्सिन या कुछ अदर केमिकल मॉलिक्यूल्स। और रिसेप्टर की मेन प्रॉपर्टी क्या है? रिसेप्टर पर कोई लिगेंड बाइंड करेगा और वो हमेशा एक बायोलॉजिकल एक्शन या इफेक्ट जनरेट करेगा। इफ़ देयर इज़ नो एक्शन और इफेक्ट देन इट इज़ नॉट अ रिसेप्टर। रिसेप्टर में लिगेंड से बाइंड करने के लिए एक लिगेंड बाइंडिंग डोमेन होता है। लिगेंड बाइंडिंग डोमेन वो होता है जहाँ पर लिगेंड बाइंड करता है। सो बेसिकली एक रिसेप्टर पे दो साइट होती हैं, एक लिगेंड बाइंडिंग डोमेन होता है और दूसरा रिसेप्टर की वो साइट जहाँ से वो बायोलॉजिकल एक्शन या इफेक्ट जनरेट करता है। सो अब दो चीज़ें यहाँ पर हमने लिगेंड्स के बारे में बात कर ली, रिसेप्टर के बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे लिगेंड मॉलिक्यूल किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिगेंड मॉलिक्यूल की। लिगेंड मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल, जो लिगेंड मॉलिक्यूल हो सकते हैं या तो वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे खूब लार्ज साइज के, बड़े साइज के। एग्जाम्पल पेप्टाइड्स हैं, जैसे इंसुलिन हार्मोन है, ये भी एक पेप्टाइड फॉर्म में रहता है। और कुछ हाईली पोलर मॉलिक्यूल्स हैं लाइक कैटेकोलामाइंस। सो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का, और वो सेमी परमिएबल होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सो उससे पोलर मॉलिक्यूल्स ईजिली उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं, उसको पेनिट्रेट करके सीधे सेल के अंदर नहीं एंटर कर पाएंगे। तो इसलिए जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे और जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल होंगे, जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल वो भी एंटर नहीं कर पाते हैं सेल में। तो लार्ज मॉलिक्यूल और जो हाईली पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, इनके हमेशा रिसेप्टर सेल की सरफेस पर प्रेजेंट होंगे। तो इनके रिसेप्टर सेल की सरफेस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको सेल सरफेस रिसेप्टर भी कहते हैं। सो जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं और जो हाईली पोलर मॉलिक्यूल हैं, उनके रिसेप्टर सेल की सरफेस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनको सेल सरफेस रिसेप्टर कहते हैं। और कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है और लिपिड सॉल्युबल होते हैं, वो सेल के अंदर ईजिली एंटर कर जाते हैं। तो सेल के अंदर ईजिली एंटर कर जाएंगे तो उनके रिसेप्टर जो होते हैं वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नाउ द रिसेप्टर कैन बी प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस और विद इन द साइटोसोल। So if the receptors are present in the cytosol, तो बेसिकली वो साइटोसॉल में प्रेजेंट होंगे तो लिगेंड मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा एंड साइटोसॉल से बाइंड कर जाएगा, साइटोसॉल में प्रेजेंट रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा। एंड इफ दे आर प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस, सो उस रिसेप्टर को न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करना पड़ेगा। तो इस बेस पर दो तरह के हमारे लिगेंड मॉलिक्यूल होते हैं, एक लार्ज मॉलिक्यूल या हाईली पोलर। लार्ज मॉलिक्यूल के एग्जांपल पेप्टाइड हार्मोन्स हैं या पेप्टाइड्स हैं, और हाईली पोलर का मतलब जो कैटेकोलामाइंस। और स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूल या लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स वो या तो साइटोसॉल में उनके रिसेप्टर होंगे या न्यूक्लियस पे। अब एग्जांपल लेते हैं लार्ज मॉलिक्यूल के। तो लार्ज मॉलिक्यूल के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? एग्जांपल है पेप्टाइड हार्मोन्स। कुछ हार्मोन्स जो पेप्टाइड्स के फॉर्म में होते हैं, तो प्रोटीन की जिनकी पेप्टाइड होती है, अमीनो एसिड का एक सीक्वेंस होता है, उसको पेप्टाइड कहते हैं। तो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं उस फॉर्म में, जैसे इंसुलिन है, एफएसएच है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ये सब पेप्टाइड हार्मोन है। और इनका जो रिसेप्टर होता है वो सेल की सरफेस पर प्रेजेंट होता है। इसी तरह से कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स हैं लाइक कैटेकोलामाइंस, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन, ये सब, इन सब के रिसेप्टर भी सेल सरफेस प्रेजेंट होंगे। ये पोलर तो नहीं है लेकिन इनका जो साइज़ होता है, मॉलिक्यूलर वेट, वो बहुत ज़्यादा होता है, वो इजीली सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो दीज आर प्रेजेंट द रिसेप्टर ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, दीज ligands आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। एंड द थर्ड कैटेगरी इज एसिटाइल कोलाइन, 5-HT, 5-हाइड्रोक्सिल ट्रिप्टामिन। ये सेरोटोनिन हार्मोन होता है जो कि हमारी हैप्पीनेस से, जो हमको हैप्पी स्टेट के लिए का हार्मोन भी इसको कहते हैं। एसिटाइल कोलिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, इनका भी रिसेप्टर सेल सरफेस पर प्रेजेंट होता है।
So we have talked about the various receptors present on the cell surface. Now we are going to talk about the receptors which are present inside the cell. So basically the molecules which are non-polar in nature or hydrophobic in nature, they can easily penetrate the cell membrane and enter into the cytosol. So these are basically various steroid hormones: testosterone, progesterone, estrogen, aldosterone. These are steroid hormones. They can easily penetrate the membrane and enter into the cytosol. So steroid hormones, then steroid hormone में testosterone, progesterone, estrogen, aldosterone, glucocorticoids. then विटामिन डी भी ये स्टेरॉइड नेचर का होता है और ये कोलीकैल्सिफेरॉल्स को कहते हैं। तो ये भी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होता है और ये भी इसका भी रिसेप्टर इनसाइड द सेल प्रेजेंट होता है। देन थर्ड कैटेगरी TH, T3 एंड T4। T3 एंड T4 ये थायराइड हार्मोन होते हैं। और विटामिन ए, रेटिनॉइड्स, ये विटामिन ए जो भी होते हैं ये सब वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं। T3, T4, विटामिन ए स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं। तो दे कैन ईजिली एंटर इनटू द सेल। तो इनके रिसेप्टर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब रिसेप्टर दो तरह के होते हैं। रिसेप्टर इधर दे आर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन और दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सो इफ फर्स्ट विल टॉक अबाउट द रिसेप्टर विच आर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहली कैटेगरी में आते हैं रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो कई तरह के होते हैं। हम यहाँ पर सबसे बेसिक बात करेंगे हर तरह के रिसेप्टर की। तो उसमें फर्स्ट कैटेगरी आती है सर्पेंटाइन रिसेप्टर और 7 पास रिसेप्टर। सर्पेंटाइन रिसेप्टर, 7 पास रिसेप्टर और इनको कहते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अब इनको क्यों ऐसे नाम दिया गया है इस बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्पेंटाइन रिसेप्टर की। सर्पेंटाइन रिसेप्टर, ये जो रिसेप्टर होते हैं इनमें एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है जहाँ पे लाइगेंड बाइंड करता है और उसके बाद इसमें 7 पास, ये इसमें जो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है ये 7 टाइम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। तो इसलिए इनको हम 7 पास रिसेप्टर कहते हैं। और इसका जो शेप होता है सर्पेंटाइन, स्नेक जैसा होता है और इसलिए हमको स्नेक सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहते हैं। सो हमने सर्पेंटाइन रिसेप्टर ड्यू टू इस शेप लाइक स्नेक 7 पास, इट पासेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन 7 टाइम्स एंड जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पर जो ये रिसेप्टर होते हैं ये हमेशा एक जी प्रोटीन से बाइंड रहते हैं, जी प्रोटीन के साथ कपल्ड रहते हैं। जी प्रोटीन क्या होती है? जी प्रोटीन उन प्रोटीन्स को कहते हैं जो जिनमें जीटीपेज एक्टिविटी पाई जाती है। अब ये जीटीपेज एक्टिविटी क्या होती है, पहले हम फिर से स्टार्ट करते हैं इसको। बात करते हैं हम सर्पेंटाइन रिसेप्टर की। तो सर्पेंटाइन रिसेप्टर स्नेक शेप होते हैं, इसलिए सर्पेंटाइन 7 पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 7 टाइम पास करते हैं, इसलिए 7 पास रिसेप्टर। एंड जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर क्योंकि ये जी प्रोटीन के साथ कपल्ड रहते हैं। सो यहाँ पर हम बात करते हैं अब जी प्रोटीन क्या होती है। तो जी प्रोटीन बेसिकली दो तरह की प्रोटीन होती है। जी प्रोटीन वो प्रोटीन्स होती हैं जिनमें जीटीपेज एक्टिविटी पाई जाती है। अब जीटीपेज एक्टिविटी पाई जाती है उन जीटीपेज एक्टिविटी होती है कि जो प्रोटीन्स जीटीपी से बाइंड करके उसे जीटीपी, उसको हाइड्रोलाइज करके जीडीपी में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको हम जीटीपेज एक्टिविटी कहते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो जीटीपी मॉलिक्यूल है, जीटीपी मॉलिक्यूल इज ब्रेकिंग इनटू जीडीपी। सो आई एम नॉट एबल टू राइट हियर। सो बेसिकली जीटीपी बाइंड स्टेट को ये जीटीपी बाइंड स्टेट में हाइड्रोलाइज कर देती हैं, तो उसे कहते हैं जीटीपी बाइंडिंग जीटीपेज एक्टिविटी। और जीटीपेज एक्टिविटी प्रेजेंट होती है जी प्रोटीन में। सो वेरी बेसिक डिफिनीशन ऑफ जी प्रोटीन इज जी प्रोटीन आर द प्रोटीन्स विच हैव द जीटीपेज एक्टिविटी। नाउ जी प्रोटीन भी दो तरह की होती हैं, सिंपल मोनोमेरिक प्रोटीन एंड ट्राइमेरिक प्रोटीन। सो इनको बेटर कहते हैं हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन बिकॉज all the 3 subunits are different. The subunits are alpha, beta and gamma subunits. So अब हमने क्या बात किया, हमने बात की सर्पेंटाइन रिसेप्टर क्या होते हैं, 7 पास रिसेप्टर क्या होते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर क्या होते हैं। तो ये रिसेप्टर होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट
ये रिसेप्टर सेल में सेल मेम्ब्रेन या सेल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। और फर्स्ट कैटेगरी रिसेप्टर्स की सर्पेंटाइन रिसेप्टर, 7 पास रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। इनमें इनकी शेप स्नेक की तरह होती है, इसलिए इनको सर्पेंटाइन रिसेप्टर कहते हैं। ये 7 टाइम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, पास करते हैं, इसलिए 7 पास रिसेप्टर। एंड these are coupled with G protein. That G protein is a protein which have GTPase activity. So therefore these are known as G protein coupled receptor और GPCR. अब ये जो सर्पेंटाइन रिसेप्टर होते हैं इसमें 2 डोमेन होते हैं, एक होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन या फिर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, यहाँ पे लिगेंड मॉलिक्यूल बाइंड करता है, और इंट्रा सेल्यूलर डोमेन या इफेक्टर डोमेन। इंट्रा सेल्यूलर और इफेक्टर डोमेन यहाँ से कोई भी बायोलॉजिकल सिग्नल जनरेट होता है, इट गिव्स सिग्नल टू द सेल। यहाँ से बायोलॉजिकल सिग्नल जनरेट होगा और सेल को फर्दर सिग्नल मिलेगा। अब हम जो लिगेंड मॉलिक्यूल हो गए, लिगेंड मॉलिक्यूल्स हैं GPCR के और जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के, उन पर बात करते हैं कौन कौन से मॉलिक्यूल GPCR पे बाइंड करते हैं। सो ये वही मॉलिक्यूल हैं जिनके रिसेप्टर सेल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। सो नंबर 1 कैचिकोलामाइंस। कैचिकोलामाइंस में एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन, एस्टाइलकोलिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, STSH हार्मोन। सो ये जितने भी कैटेगरी की लाइगेंड हैं इन सबके रिसेप्टर सेल सरफेस पर होते हैं और मोस्टली दीज आर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। सो द एग्जांपल ऑफ दीज रिसेप्टर आर रिटन हियर। The second category of receptor is one or single pass receptor. So these are basically enzyme linked receptor. What is the characteristic property of these receptors? That these are linked with some enzyme. So these receptors act as enzyme. So here one ligand binding domain is present, यहाँ पर ligand bind करता है, और जो इफेक्टर डोमेन है यहाँ से बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट होता है। इसमें बेसिकली कोई ना कोई एंजाइम लिंक रहता है, वो फर्दर कोई एक्टिविटी शो करता है और इससे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट होता है। द थर्ड काइंड ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर इज आयन चैनल। सो आयन चैनल क्या होते हैं? आयन चैनल ऐसे चैनल होते हैं जिनसे होकर के डिफरेंट काइंड्स के आयंस होते हैं जो सेल को सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल में एंटर करते हैं और उनका ट्रांसपोर्ट होता है। तो बेसिकली 2 तरह के चैनल होते हैं, कटायन चैनल, एनायन चैनल। कटायन से कटायन आते हैं, एनायन से एनायन आते हैं। कुछ होते हैं एंटी पोर्टर, सिम पोर्टर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आयंस जिसमें एंटर करते हैं, और एंटी पोर्टर एक आयन अंदर आ रहा है और दूसरी तरह का आयन बाहर जा रहा है, इस तरह का भी होता है। वी विल टॉक अबाउट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट लेटर, बट नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट आयन चैनल्स। सो आयन चैनल्स आर of two kinds, वोल्टेज गेटेड, लाइगेंड गेटेड। सो आयन चैनल होते हैं, इनमें हम यहाँ पे रेगुलेशन होता है आयन चैनल का। ये 2 तरह का रेगुलेशन होता है। आयन चैनल हमेशा ओपन नहीं रहते हैं, किसी भी टाइम पे कोई भी मॉलिक्यूल अंदर आ जाए और या फिर चल के बाहर कोई भी आयन चला जाए। यहाँ पे एक टाइम होता है, उनको हाईली रेगुलेटेड होते हैं, हाईली इनका रेगुलेशन होता है, और रेगुलेशन का डिफरेंट टाइप से हो सकता है। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल होते हैं जिनमें कोई लाइगेंड मॉलिक्यूल बाइंड करता है, और जब लाइगेंड मॉलिक्यूल बाइंड करेगा तब वो आयन चैनल खुल जाएगा, आयन चैनल बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है। और जो वोल्टेज गेटेड होते हैं उनमें जब चेंज इन द वोल्टेज सेल मेम्ब्रेन के पोटेंशियल होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल RMP, उसमें चेंज होता है, तो उससे एक वोल्टेज जनरेट होता है, और वो वोल्टेज अगर करस्पॉन्डिंग है उस आयन चैनल के, तो यहाँ पर वो आयन चैनल खुल जाएगा। हम लोग इसको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बात करेंगे आयन चैनल को। अभी मैं यहाँ पे बात करूँगा सिर्फ लाइगेंड गेटेड आयन चैनल की। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल का बस बेसिक इतना समझ लीजिए कि ये एक तरह के आयन चैनल है। आयन चैनल वो होते हैं जिनसे होकर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस एंटर इनटू द सेल एंड गोज आउट ऑफ द सेल, ये आयन चैनल हो गए। और लाइगेंड गेटेड उनका रेगुलेशन लाइगेंड से होता है, लाइगेंड से वो बाइंड करते हैं और तब उनका ओपन या क्लोजिंग उनकी होती है। अब आयन चैनल कई सारी पेप्टाइड से बने होते हैं, तो जो आयन चैनल गेटेड रिसेप्टर हैं ये भी एक तरह के, इनके भी सेल सरफेस पर आयन चैनल लाइगेंड है, ये सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं, ये भी सेल की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जांपल में आता है एस्टाइल कोलिन। एस्टाइल कोलिन एक तरह का निकोटिनिक रिसेप्टर है। निकोटिनिक रिसेप्टर, एस्टाइल कोलिन का जो रिसेप्टर होता है वो निकोटिनिक रिसेप्टर होता है, आयन चैनल होता है, एंड
इसमें एसिटाइल कोलाइन 2 साइड पर बाइंड करता है। अभी मैं आगे इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, अभी बस आप यहाँ पे एज एग्जाम्पल इसको जान लीजिए। अभी हम निकोटिनिक रिसेप्टर और वेरियस रिसेप्टर के बारे में बात करेंगे। तो पहले इसका एग्जाम्पल आयन चैनल का एसिटाइल कोलाइन है। अब हम यहाँ पे बेसिकली 3 तरह के रिसेप्टर हमने देखे हैं। सिंगल पास रिसेप्टर, आयन चैनल, उसमें लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, और GPCR या सर्पेंटाइन रिसेप्टर। अब हम बात करते हैं डिटेल में सर्पेंटाइन रिसेप्टर के बारे में कि सर्पेंटाइन रिसेप्टर क्या होता है। सो सर्पेंटाइन रिसेप्टर बेसिकली ये GPCR मैंने बताया आपको, GPCR, सर्पेंटाइन रिसेप्टर और 7 पास रिसेप्टर। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सर्पेंटाइन रिसेप्टर की डिटेल में। तो आपको इतना पता है कि जो सर्पेंटाइन रिसेप्टर होता है इसमें एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है और लिगेंड बाइंडिंग डोमेन और इंट्रासेलुलर या इफेक्टर डोमेन होता है। अब सर्पेंटाइन रिसेप्टर कैसे वर्क करता है, कैसे इसकी सिग्नलिंग होती है, ये सब हम बात करेंगे डिटेल में। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं सर्पेंटाइन रिसेप्टर या GPCR। तो GPCR में प्रेजेंट होता है, सबसे पहले ये मेम्ब्रेन को 7 टाइम क्रॉस करते हैं, 7 टाइम पास करते हैं। इसमें 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होते हैं। ये जो यहाँ पे 7 टाइम्स सर्पेंटाइन शेप का दिख रहा है, ये डोमेन है, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है। ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं 7 टाइम्स। सो अब ये रिसेप्टर के जो आउटर एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, यहाँ पे कोई लिगेंड बाइंड कर रहा है, लिगेंड बाइंडिंग डोमेन होता है। और यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने एपिनेफ्रिन लिया है। तो ये क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पर लिगेंड बाइंड करता है और ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है। देन उसके बाद आता है इफेक्टर डोमेन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द सिग्नलिंग ऑफ सर्पेंटाइन रिसेप्टर। तो सबसे पहले यहाँ पे एपिनेफ्रिन ने बाइंड किया, इस पर एपिनेफ्रिन बाइंड करता है और उसके बाद ये रिसेप्टर में कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं। कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होने से क्या होता है कि पहले ये रिसेप्टर कपल्ड रहता है इस ट्राइमेरिक जी प्रोटीन के साथ। मैंने इसको अभी दिखाया नहीं है, पर ये कपल्ड रहता है जी प्रोटीन के साथ। और जब इस पे कोई लाइगेंड बाइंड करता है, अभी यहाँ पे एपिनेफ्रिन बाइंड किया तो ये अलग हो गया, ये जी प्रोटीन जो है वो अलग हो गई। जी प्रोटीन 3 सब यूनिट होती है, अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट, गामा सब यूनिट। सो इसकी जो अल्फा सब यूनिट है उस पर GDP बाइंड रहता है नॉर्मल स्टेट पे। बट जब इस पर कोई लाइगेंड बाइंड करता है रिसेप्टर पर, तो वो GTP हट करके GTP मॉलिक्यूल वहाँ बाइंड कर जाता है। GTP बाइंड कर लेता है तो ये हाईली एनर्जेटिक स्टेट में आ जाती है। हाईली एनर्जेटिक स्टेट पे आ जाती है तो ये बीटा सब यूनिट और गामा सब यूनिट से अलग हो जाती है, अल्फ़ा सब यूनिट। और अल्फ़ा सब यूनिट बाइंड करती है, अल्फ़ा सब यूनिट ये हाईली एनर्जेटिक स्टेट में है, GTP बाइंडिंग स्टेट में, और ये बाइंड करती है एंजाइम एफेक्टर मॉलिक्यूल, जो एंजाइम होता है एडिनाइल साइक्लेज से। सो अब एडिनाइल साइक्लेज से इसने बाइंड किया। एडिनाइल साइक्लेज से बाइंड करने के बाद एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम होता है जो ATP को CAMP साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करता है। सो एडिनाइल साइक्लेज ये GTP अल्फा सब यूनिट GTP बाइंडिंग स्टेट में बाइंड करेगी एडिनाइल साइक्लेज से और इसको स्टिमुलेट करेगी। एंड एडिनाइल साइक्लेज देन विल कन्वर्ट ATP इनटू cyclic AMP. Now the epinephrine molecule was first messenger. Epinephrine molecule was first messenger. ये फर्स्ट मैसेंजर था, जो एपिनेफ्रिन मॉलिक्यूल यहाँ पे फर्स्ट मैसेंजर था, इसने सबसे पहले ये सिग्नल लेकर के आ रहा था। फिर देन व्हाट हैपेंस, दिस इज एक्टिवेटिंग द CAMP मॉलिक्यूल एक्ट एज सेकेंड मैसेंजर। तो यहाँ पर ये जो CAMP मॉलिक्यूल है ये सेकेंड मैसेंजर की तरह वर्क करेगा। एंड यहाँ पर एपिनेफ्रिन बाइंड किया था लाइगेंड मॉलिक्यूल, वो वहाँ पर हमारा फर्स्ट मैसेंजर था। नाउ CMP विल एक्ट एज सेकेंड मैसेंजर, देन इट विल स्टिमुलेट द प्रोटीन काइनेज A। सो अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले लाइगेंड मॉलिक्यूल ने बाइंड करने पर रिसेप्टर में कन्फॉर्मेशनल चेंज हुए और इस पे जो कपल्ड जी प्रोटीन थी वो डिटैच हो गई। डिटैच होने के बाद उसमें
जीटीपी बाइंडिंग स्टेट में थी, वो जीटीपी बाइंडिंग स्टेट में अल्फा सब यूनिट आ गई। जीटीपी बाइंडिंग स्टेट में वो एक्साइट हो गई और वो बीटा और गामा सब यूनिट से अलग हो गई। और फिर ये अल्फा जीटी सब यूनिट जीटीपी बाइंडिंग स्टेट में स्टिमुलेट करती है एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम को, और एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम को इफेक्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। देन इट विल convert ATP into cyclic AMP. Cyclic AMP will act as secondary messenger. Second messenger, it will stimulate the enzyme protein kinase. So kinase are the category of enzyme which phosphorylate something. काइनेज वो एंजाइम होते हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल को फॉस्फोराइलेशन करते हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट हो रहा है, जिसको CMP एक्टिवेट कर रहा है। तो प्रोटीन काइनेज ए का स्टिमुलेशन होगा। अब ये किसी भी मॉलिक्यूल को फॉस्फोराइलेट करने के लिए एबल होगा। सब कौन कौन से मॉलिक्यूल ये फॉस्फोराइलेट करेंगे? एंजाइम्स, देयर आर वेरियस एंजाइम्स विच आर एक्टिवेटेड बाय फॉस्फोराइलेशन। तो प्रोटीन काइनेज ए इस पर बाइंड करेगा एंजाइम्स पर और उनको फॉस्फोराइलेट कर देगा। और जब ये फॉस्फोराइलेट करेगा तो वो एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। नाउ देयर आर अदर नंबर 2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं सेल में, साइटोसॉल में, सेल में साइटोसॉल में। जब ये साइक्लिक एमपी एक्टिवेट हो गया, साइक्लिक एमपी ने स्टिमुलेट किया साइक्लिक प्रोटीन काइनेज ए को। प्रोटीन काइनेज ए अब उन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का फॉस्फोराइलेशन करेगा और फॉस्फोराइलेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर देन ट्रांसलोकेट होंगे न्यूक्लियस में। फॉस्फोराइलेशन एक्टिवेशन हो गया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का। पहले इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट थे साइटोसॉल में, उनको फॉस्फोराइलेशन हुआ, वो एक्टिव हो गए, वो न्यूक्लियस में जाएंगे और जीनोम के एक्सप्रेशन, जो जीनोमिक एक्सप्रेशन है उसको अल्टर कर देंगे। वो डीएनए में बाइंड करते हैं और किसी भी पर्टिकुलर जीन के ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन को इंड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये अल्टीमेटली जीनोम के एक्सप्रेशन को अल्टर कर देंगे। फिर क्या होता है, ये प्रोटीन काइनेज एक कई बार आयन चैनल्स, जो आयन चैनल्स होते हैं उनको फॉस्फोराइलेट करते हैं। तो फॉस्फोराइलेशन करने से आयन चैनल, यहाँ पे बेसिकली कैल्शियम चैनल होता है, उसको फॉस्फोराइलेट करेंगे। अब फॉस्फोराइलेट हो जाएगा आयन चैनल, तो कैल्शियम का नॉर्मल क्या है, जो कैल्शियम होता है सेल के आउटर में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सेल के बाहर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और सेल के अंदर वो कम रहता है। सेल के अंदर केवल कैटायन में पोटेशियम हायर कंसंट्रेशन में रहता है और बाकी अदर कैटायंस लोअर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। तो कैल्शियम सेल के अंदर कम प्रेजेंट है। अब जब ये आयन चैनल खुल गया, आयन चैनल ओपन हो गया फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, तो कैल्शियम बाहर से अंदर आएगा। नाउ कैल्शियम अंदर आ रहा है तो सेल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी। सेल में पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा और नेगेटिव चार्ज कम होने लगेगा। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी अल्टर करेगा एंड अल्टीमेटली द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल विल अल्टर। सो नाउ ए सिंपल रिकैप। सो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं सर्पेंटाइन रिसेप्टर की ओवरव्यू। तो यहाँ पे हम देखेंगे सर्पेंटाइन रिसेप्टर बेसिकली ये हमने एक एग्जांपल लिया मायोकार्डियल सेल का, और जो रिसेप्टर है वो बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। वी विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी रिसेप्टर लेटर एंड their function, their special features. We will talk about it later. Now we are just talking about the signaling of GPCR. तो पहले यहाँ पे हम सिग्नलिंग की बात करते हैं और सिग्नलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको रिसेप्टर अभी यहाँ पे इतना ध्यान नहीं देना है। हमको बस कैसे सर्पेंटाइन रिसेप्टर सिग्नल इंड्यूस करता है, सिग्नलिंग होती है, वो हमको यहाँ पे देखना है। हम रिसेप्टर के बारे में मैं अभी आगे बात करूँगा। तो रिसेप्टर यहाँ पे GPCR होते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर उनको कहते हैं, सर्पेंटाइन रिसेप्टर कहते हैं, 7 पास रिसेप्टर कहते हैं। इनमें एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है और एक इंट्रा सेलुलर डोमेन होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन होता है, जिसे फर्स्ट मैसेंजर कहते हैं, और इंट्रा सेलुलर डोमेन उसे इफेक्टर डोमेन कहते हैं। और जो ये रिसेप्टर है ये अभी बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है और ये प्रेजेंट होता है हार्ट सेल्स में। तो इट्स अ फैक्ट, जस्ट रिमेंबर दिस इज अ फैक्ट। सो अब यहाँ पर जब लाइगेंड मॉलिक्यूल बाइंड करता है तो नॉर्मल कंडीशन में GTP बाइंडिंग स्टेट में जी प्रोटीन रहती है और कपल्ड रहती है जी रिसेप्टर के साथ। बट बात जैसे ही इसमें कोई
लाइगेंड मॉलिक्यूल बाइंड करता है, कन्फॉर्मेशनल चेंज होते हैं रिसेप्टर पे, और जीटीपी की जगह जीटीपी एक्टिविटी, ये जो जीटीपी है, जीटीपी बाइंडिंग स्टेट, ये चेंज होकर जीटीपी बाइंडिंग स्टेट में अल्फा सब यूनिट आ जाती है। अब तो ये जी प्रोटीन अलग हो जाती है। अब यहाँ पे जो जी प्रोटीन है ये स्टिमुलेटरी प्रोटीन है, ये स्टिमुलेटरी प्रोटीन है, तो ये आगे चल करके ये स्टिमुलेट करेगी जो किसी भी एक्टिविटी को ये स्टिमुलेट करेगी, ये स्टिमुलेट कर रही है, तो इसलिए जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन कहते हैं। ये बायोलॉजिकल स्विच भी इसको कहते हैं, बायोलॉजिकल स्विचेस ये स्विच कर रही है, ये एक्टिव स्टिमुलेट कर रही है, मतलब स्विच कर रही है सेल को एक एक्टिवेशन स्टेट पे, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल स्विच भी इसको कहते हैं। नाउ जो जी प्रोटीन होती है उस पर यहाँ पे हाँ, अब हमने क्या कहा, जी प्रोटीन अल्फ़ा जी ये अल्फ़ा जीटीपी स्टेट में ये आ जाती है अल्फ़ा सब यूनिट, और ये स्टिमुलेट करती है एडिनाइल साइक्लेज को। जैसे ही एडिनाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट करती है, ये फिर से इसमें इंट्रिंसिक जीटीपेज होता है। इंट्रिंसिक जीटीपेज क्या करता है, अल्फ़ा सब यूनिट को फिर से कन्वर्ट कर देता है जीटीपी फॉर्म में, और जो एनर्जी है वो यूटिलाइज हो जाती है। तो अल्फ़ा जीटीपी फिर से अल्फ़ा जीटीपी के फॉर्म में आ जाती है, और वापस में जैसे जीटीपी बाइंडिंग स्टेट में ये तुरंत बीटा और गामा यूनिट से कपल हो जाएगी, और बीटा और गामा यूनिट के साथ में फिर वे तुम्हारा आपका सिग्नल रिसेप्टर है इस पर ये बाइंड कर जाएगी, कपल हो जाएगी। अब लेकिन यहाँ पे इसने स्टिमुलेट कर दिया एडेनाइल साइक्लेज को, तो एडेनाइल साइक्लेज जो मॉलिक्यूल होता है, जो एंजाइम होता है, उसे इफेक्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। अब इफेक्टर मॉलिक्यूल ये कन्वर्ट करता है एटीपी को साइक्लिक एएमपी से। साइक्लिक एएमपी को सेकेंडरी मैसेंजर कहते हैं, साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी मैसेंजर होता है, और ये स्टिमुलेट करता है प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम को। काइनेज आर द कैटेगरी ऑफ फॉस्फोराइलेट दी अदर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर वेरियस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ एंजाइम हो सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, आयन चैनल्स हो सकते हैं। तो जब एंजाइम को फॉस्फोराइलेट कर देंगे तो फॉस्फोराइलेशन एक्टिवेशन हो जाएगा एंजाइम्स का, और वो एक्टिवेट हो जाएंगे। कुछ एंजाइम इनिबिट भी हो सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉस्फोराइलेट हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगी, वो न्यूक्लियस के अंटर न्यूक्लियस में एंटर करेंगे, एंड देन दे विल अल्टर द जीनोमिक एक्सप्रेशन ऑफ सेल। सो द और प्रोटीन काइनेज एक क्या फंक्शन कर सकता है, इट कैन फॉस्फोराइलेट द आयन चैनल्स, आयन चैनल्स को फॉस्फोराइलेट करेगा। यहाँ पर कैल्शियम आयन चैनल को दिखाया, इसने फॉस्फोराइलेट किया, और कैल्शियम बाहर से अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा सेल पे, सेल के पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा सेल का, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज सेल की अल्टर हो जाएंगी। सो यहाँ पे क्या, ये यहाँ पर हम देखते हैं कि जो साइक्लिक एएमपी है सेकेंड मैसेंजर, इसने इस तरह से प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट स्टिमुलेट करके तीन तरीकों से सेल में रिस्पॉन्स कर रहा है। तो इसी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जो हमको सिग्नल मिला वो अल्टीमेटली एम्पलीफाई हो रहा है, नीचे आते आते एम्पलीफाई हो रहा है, इसीलिए हमको इसे बायोलॉजिकल एम्पलीफायर सिस्टम हम कहते हैं, बायोलॉजिकल एम्पलीफायर सिस्टम। नाउ सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस serpentine receptor, the first kind of serpentine receptor. Now the second kind of serpentine receptor is muscarinic receptor. So I'll talk about in the next video. So thank you very much, stay connected for more videos. Okay.